हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का रैपिड करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम लोग प्रीलिम्स ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बहुत स्पीड में रिवाइज करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक से कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताएं, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी उन टॉपिक्स को पढ़ के एग्जामिनेशन हॉल में बैठे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला आर्टिकल है रिगार्डिंग दी बासमती राइस। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस रीजन को बासमती राइस का जीआई टैग मिला हुआ है। मध्य प्रदेश को छोड़ के जितने भी इंपॉर्टेंट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं उन सबको मिला हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूपी एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इन सारे राज्यों को जीआई टैग मिला हुआ है रिगार्डिंग दी बासमती, वेयर इज मध्य प्रदेश डोंट हैव बासमती राइस टाइटल टैग। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ऑर्गेनिक लक्षद्वीप। देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है। सिक्किम के बाद लक्षद्वीप को ऑर्गेनिक स्टेटस मिला है। ठीक है, फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो ऑर्गेनिक स्टेटस है दैट इज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो याद रखना ये दो फैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट हैं। इनके अलावा इस आर्टिकल में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर मेंशन है देयर इज अ स्कीम दैट इज पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। तो यू आर गोइंग टू रीड इन इकोनॉमिक्स पार्ट कि भैया किस तरीके से एक डिसेंट्रलाइज्ड लेवल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई कर रही है कि जो भी क्रॉप्स होती हैं अगर वो ऑर्गेनिक है तो उनको वहीं पर सर्टिफाई किया जा सके, बिकॉज बाकी जो सेंट्रलाइज प्रोसेस होती है वो छोटे किसानों के लिए अच्छी नहीं होती है। तो यही सब स्कीम में है जो आप यूजुअली इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं, बट फिर भी हाफ स्कीम तो मैंने बताई दी है कि यहाँ पर मेन मकसद क्या होता है स्कीम का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक लक्षद्वीप। क्या क्या याद रखना, इट इज़ अ ऑर्गेनिक स्टेट आफ्टर सिक्किम, और दूसरी चीज़ दिस ऑर्गेनिक स्टेटस इज सर्टिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलो, वेल एंड गुड। सगुना राइस टेक्निक दैट इज SRT। देखिए, ये अपने आप में एक नया और न्यू मेथड है। ठीक है, जिसका काम क्या है, जिसका काम ये है कि राइस की कल्टीवेशन करना विदाउट प्लाउइंग, पुडलिंग, ट्रांसप्लांटिंग ऑन परमानेंट रेस्ड बेड्स। इसका मतलब साफ साफ ये है कि भैया हम राइस को बिना प्लाउइंग किए, मतलब बिना फावड़ा चलाए, बिना पुडलिंग किए, मतलब मिट्टी में किया जाता है ना जब वो पानी भरा रहता है तो उसमें जो मिट्टी रहती है ना वो अंदर की इधर उधर शिफ्ट करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एज पुडलिंग। बिना पुडलिंग किए और बिना ट्रांसप्लांट किए। ट्रांसप्लांट किए मतलब क्या होता है कि ये जो गेहूं होता है ना, नॉट गेहूं एक्चुअली, जो राइस होता है वो डायरेक्टली उसके बीज नहीं बोए जाते हैं। सबसे पहले एक नर्सरी प्रिपेयर की जाती है और जब वहाँ पर थोड़े से बड़े हो जाते हैं ग्रीन ग्रीन कलर के, तब उनको हाथ में लेके ये जो मेन एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पर उसे लगाया जाता है। तो बिना इन तीनों के राइस को उगाया जा सकता है। ठीक है, उसी नई टेक्निक को सगुना राइस टेक्निक कहते हैं। और ये जो राइस की टेक्निक है ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का पार्ट है, साथ ही साथ ये ज़ीरो टिलेज का भी पार्ट है। और इसकी खोज कहाँ पर हुई है, इसकी खोज हुई है महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो क्या है सगुना राइस टेक्निक। देखो, सगुना राइस टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बिना प्लाव किए, जिसमें बिना पुडल किए, बिना ट्रांसप्लांट किए राइस को आप उगा सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये ज़ीरो टिल का पार्ट है। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इट इज़ पार्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। और ये कहाँ पर इजाद हुआ है, ये इजाद हुआ है महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ में। ठीक है, अब देखो ये होता कैसे, ये समझने की कोशिश करना। देखो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने लास्ट ईयर कोई दैट मीन्स फसल उगाई होगी। मेनली हम राइस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मान लो राइस उगाई थी। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, राइस को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। मतलब जो उसका स्टेम रहेगा, जो बचा हुआ खचा रहता है ना, जो स्टब्स रहती हैं, जो बच जाती है, स्टबल टाइप की चीज़ें रहती है बच जाती है, उसको और रूट्स को उसे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, फिर अल्टीमेटली वो कुछ टाइम बाद सड़ जाएंगी, रॉट कर जाएंगी। उसके बाद उसी में बिना प्लाव किए कोई आप वो फावड़ा नहीं चलाएंगे, ना ही पुडलिंग करेंगे और ना ही कोई होइंग करेंगे। ठीक है, बिना इस चीज़ के आप लोग क्या करेंगे, अपनी जो क्रॉप्स है उसको डाल देंगे। ठीक है, अब सिंपल सी बात है भाई, अब थोड़ी बहुत वीड्स तो आएंगी, तो वीड्स को रिमूव करने के लिए यहाँ पर मेन पर्पस है कि भैया आप लेबर का यूज़ करें। ठीक है, और उसके बाद अल्टीमेटली एक तय सीमा से 8 से 10 दिन पहले आपकी जो क्रॉप्स है वो बन के तैयार हो जाएंगी। तो ये पूरी टेक्निक है। क्या क्या टेक्निक है, देखो, सबसे पहले आपको जो भी पिछले साल की जो भी फसलें हैं उसका रूट्स एंड स्टेम को छोड़ देना, वो सड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लाव करना है, फिर पुडलिंग करनी है,
ठीक है, ये सब एक्चुअली नहीं करनी है, नो प्लाइंग एंड नो पुडलिंग। उसके बाद लेकिन होइंग करनी है। ठीक है, होइंग मतलब गड्ढा खोदना, वो करना पड़ेगा। उसके बाद वीड्स आ जाएंगी, तो उसको रिमूव करने के लिए आप मैनुअल लेबर का यूज़ कर सकते हैं और अल्टीमेटली आपकी फसल कुछ टाइम बाद तैयार हो जाएगी। तो ये पूरी टेक्निक है SRT, दैट इज सगुना राइस टेक्निक। समझ में आ गई ना? चलो, वेल एंड गुड। एक बार शॉर्ट में फिर से बता दूँ टेक्निक। चलो, ये राइस को उगाने की नई टेक्निक है। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट हुई है। यहाँ पर ना ही प्लाउ की जाती है, ना ही पुडलिंग की जाती है और ना ही ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। ये जीरो टिलेज और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का पार्ट है। अब इसको उगाया कैसे जाता है? जितनी भी रूट्स रहती हैं पिछले साल की और जो भी स्टेम रहता है उसको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उसमें ना ही प्लाउइंग करनी है और ना ही पुडलिंग करनी है, सीधे जो भी बीज है उसको गाड़ देना है। ठीक है, और लेकिन देखो, अब बीज गाड़ने के लिए होइंग तो करनी पड़ेगी ना। होइंग मतलब गड्ढा खोदना, तो होइंग करनी पड़ेगी। ठीक है, बीज गाड़ने के लिए आपको होइंग करनी पड़ेगी और अल्टीमेटली वीड्स आ जाएंगी यहाँ पर। कुछ वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट्स जो आ जाते हैं ना प्लांट्स के आसपास, उनको वीड्स कहा जाता है। तो उन वीड्स को हटाने के लिए मैनुअल लेबर का यूज़ किया जाएगा और अल्टीमेटली आपकी फसल तैयार हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा SRT, दैट इज सगुना राइस टेक्निक। चलो, वेल एंड गुड। मधुबान गाजर, देखो आपने बायोफोर्टिफाइड नाम सुना है कभी? देखो मैं बताता हूँ क्या होता है बायोफोर्टिफाइड। कि जैसे मान लो गेहूँ है, ठीक है, मेनली अगर गेहूँ और चावल की बात करो तो उसमें प्रोटीन कम से कम होता है। ठीक है, प्रोटीन उसमें एक्चुअली बहुत ही कम होता है और ना के बराबर होता है, बट फिर भी हम ज़्यादा खाते हैं। इसलिए अगर आप देखोगे हमारा जो चिल्ड्रन है वो माल ज़्यादा होते हैं। जैसे गांव के बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा, वो लोग बिल्कुल पेल पेल के गेहूँ चावल खाते हैं, बट बेचारे मोटे ही नहीं होते, बिल्कुल हड्डी टाइप दिखते हैं। ठीक है, सो अल्टीमेटली इस चीज़ को रिमूव करने के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने बोला कि भैया जो भी गेहूँ या चावल आएगा उसको हम सबसे पहले तो आटा बनाएंगे, मतलब पीस लेंगे, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे फाइबर्स हो गया, ग्लूटीन हो गया, और फिर जो भी होता है वो सब चीज़ें डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद उसको दोबारा शेप दे देंगे किसका? गेहूं का, और उसे फिर मार्केट में बेचने के लिए भेज देंगे। ठीक है, अब इसमें फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि भैया हमने किसी के भी रिलीजन को हाथ नहीं किया है, ना ही हमने कोई ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक यूज़ की है, और अल्टीमेटली हर किसी को इसी गेहूं और चावल के थ्रू क्या कर रहे हैं? प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप किसी से बोलोगे अपनी डाइट चेंज कर दो तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, बिकॉज बरसों से खाते आ रहे हैं और आज चेंज कर दे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई ये बहुत ही सस्ता तरीका है। ठीक है, अब बहुत ही सस्ते में आपको अपने ही स्टेपल डाइट में अच्छा प्रोटीन मिल सकता है। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस थी ना, मतलब जो हमने उसमें आटे में फाइबर एंड ऑल थिंग मिलाई, इस चीज़ को कहा जाता है बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है, इस चीज़ को कहा जाता है बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है, अब देखो, अब ये जो मधुबन गाजर है ये भी एक तरीके की बायोफोर्टिफाइड कैरेट वैरायटी है, जिसमें बीटा कैरोटीन और आयरन कंटेंट को मिलाया गया है। ठीक है, मधुबन गाजर एक तरीके की बायोफोर्टिफाइड कैरेट है। ठीक है, जिसमें हायर बीटा कैरोटीन और आयरन कंटेंट को मिलाया गया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो चुकी है। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया था? श्री वल्लभ भाई वर्सम भाई मरवनिया। ठीक है, ये गुजरात के एक फॉर्मर साइंटिस्ट थे। इनको 2019 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया था फॉर हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क्स। तो ये हो गया हमारा मधुबन गाजर। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट दी कश्मीर सैफरॉन। देखिए, कश्मीर सैफरन को GI टैग मिल चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है सबसे पहले। इसके बाद कश्मीर को मेनली उगाया जाता है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है किश्तवाड़। अब किश्तवाड़ में क्यों उगाया जाता है? बिकॉज वहाँ पर सबसे ज़्यादा करेवास पाए जाते हैं। तो करेवास क्या होते हैं? करेवास एक चलिए कि मतलब बहुत ही फर्टाइल एलुवियल पैचलैंड्स होते हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, अब वहाँ पर बिल्कुल वो जो डिपोजिशन रहता है बहुत ही फ्लूइड होता है, मतलब एलुवियल होता है और बहुत ही सॉफ्ट टाइप का डिपोजिशन होता है, जहाँ पर जो हमारे सैफरॉन होते हैं बहुत आसानी से उगाए जा सकते हैं। देखो, सैफरॉन एक तरीके का फूल होता है। ठीक है, अब ये जो फूल है, जब इस फूल को लगाया जाता है तो उसकी स्टिग्मास निकलती है ना, ये फूल रहता है मान लो, तो उसकी स्टिग्मास निकलती है। वो जब स्टिग्मा सूख जाता है, उसको जो निकाला जाता है उसी को हम एक्चुअली में सैफरॉन कहते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा, वर्ल्ड में मात्र एक ऐसी जगह है जहाँ पर सैफरॉन को इतने हाई एल्टीट्यूड में उगाया जाता है। ठीक है, अब किश्तवाड़ में इतना सारा एक्चुअली सैफरॉन होता है, इसलिए उस डिस्ट्रिक्ट को लैंड ऑफ सैफायर एंड सैफरॉन भी कहा जाता है। एक्चुअली में जो सैफरॉन है वो इंडिया में 1st सेंचुरी BC में सेंट्रल एशियन माइग्रेंट्स के द्वारा लाया गया था और उसे संस्कृत लिटरेचर में बाहुकाम कहते हैं।
ठीक है, भूलिएगा नहीं, संस्कृत लिटरेचर में उसे बाहुकाम कहते हैं। एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रल एशियन माइग्रेंट्स। ठीक है, चलो वेल एंड गुड। शाही लीची, देखिए लीची बिलोंग्स टू बिहार, बिकॉज ये काफ़ी पानी वाली क्रॉप होती है, तो बिहार में काफ़ी पानी रहता है तो वहाँ पर अच्छी हो जाती है। और आपने आई थिंक एक चीज़ और भी सुनी होगी कि कुछ टाइम पहले समर में बच्चे जो थे वो लीची खा के उनकी डेथ हो गई थी। तो इससे भी याद रखना कि जो लीची है दैट बिलोंग्स टू बिहार। अब इसके बाद अगर आप लीची को देखोगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव अपीयरेंस होता है लीची का, ठीक है। और उसके बाद बिल्कुल पर्ली वाइट एरल दिखता है, मतलब वाइट कलर का बिल्कुल सॉफ्ट बिल्कुल जेली टाइप की चीज़ अंदर रहती है खाने के लिए, ठीक है। अब इसको याद रखिएगा, जीआई टैग मिल चुका है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और बिहार की गवर्नमेंट ने साथ में आए हैं और उन्होंने बोला है कि भैया हम जो लीची है उसे लोगों के घर घर तक पहुंचाएंगे, ठीक है। बस यही कॉन्टेक्स्ट था और ये था लीची। तो उसके बाद आता है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। तो देखो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस में हुआ क्यों, सबसे पहले ये समझो। बिकॉज आप सभी जानते हैं कोविड-19 हो गया था। कोविड-19 के चलते हुए भैया जो भी लेबर्स थी वो वापस पहुंच गई थी कहाँ, बिहार में, रीवा में, उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से यहाँ पर पड़ गई लेबर्स की शॉर्टेज। अब आप ये बताओ, अगर आपको ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक यूज़ करनी है तो उसके लिए आपको हैवी लेबर की ज़रूरत पड़ती है, बट वो तो है ही नहीं, तो अल्टीमेटली आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। वैसे ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक पता है ना, तो क्या होता है ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक में, हम एक नर्सरी तैयार करते हैं और नर्सरी में क्या करते हैं हम कि जो चावल की जो फसल होती है उसको थोड़ा सा उगा लेते हैं, मतलब ज़रा सा बस कि हाथ में पकड़ में आ जाए, इतनी उगा ली जाती है, ठीक है। फिर उसको यहाँ से उठाया जाता है और जो मेन लैंड है वहाँ पर गड़ाया जाता है, ठीक है। पानी की मात्रा में पानी बढ़ा दिया जाता है पूरे फील्ड में और उसके बाद फिर से गड़ा दिया जाता है। अब इससे क्या होता है कि सबसे पहली बात तो इसे न्यूट्रिशन बहुत अच्छा मिलता है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फसल होती है और जल्दी भी तैयार हो जाती है। ये सब इसके फ़ायदे हैं, मतलब जो ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक के। बट लेबर की कमी से अब हमारे किसानों को डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस का यूज़ करना पड़ा। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर कोई भी नर्सरी नहीं होती है, सीधा आपको लैंड में जाना है और खटाखट बिल्कुल लेबर की मदद से या मशीन की मदद से वो जो फसल है उसको गड़ाते जाना है, बस यही काम है। अब यहाँ पर बस एक प्रॉब्लम आती है डायरेक्ट सीडिंग में कि भैया यहाँ पर हर्बिसाइड का यूज़ करना पड़ सकता है, विच कैन बी हार्मफुल। वेरेस अगर आप एज़ कम्पेयर टू ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक देखें तो यहाँ पर ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक कंपैरिजन में ये वाटर सेविंग होती है, इसके साथ ही साथ कम लेबर लगती है और इवन आप देख सकते हैं कि अब जब वाटर कम होगा तो अल्टीमेटली जो मीथेन का प्रोडक्शन है वो भी कम होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ फ़ायदे होते हैं हमारी डायरेक्ट सीडिंग टेक्निक के, ओके। कंगड़ा टी, देखिए अभी कुछ रिसर्च से ऐसा पाया गया कि कंगड़ा टी में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि कोविड-19 के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हर जगह आजकल हर किसी को इम्यूनिटी चाहिए, ठीक है। तो हमारी ये कंगड़ा टी है वो कहाँ पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश के कंगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ओके। और उसका एक अपना यूनिक कलर होता है और फ्लेवर होता है और इसे जीआई टैग मिल चुका था 2002 में ही, ठीक है। बस ज़्यादा कुछ याद मत रखना, कुछ नहीं पूछने वाले लोग। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट दी पोकाली राइस। देखिए पोकाली राइस की एक वैरायटी है विच इज़ सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस, मतलब ये जो राइस की वैरायटी है उसे सॉल्ट वाटर में भी उगाया जा सकता है और ये केरला के थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट में उगाई जाती है। इसके पास अपनी जीआई टैग है, ठीक है। अभी वितिल्ला 11 पोकाली राइस की नई वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया गया है, कहाँ पर, थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में, ठीक है। चलो वेल एंड गुड। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट दी कंडामल हल्दी। देखिए कंडामल हल्दी इट बिलोंग्स टू उड़ीसा, याद रखिएगा कंडामल हल्दी, और कंडा इज रिलेटेड टू आइदर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, तो यहाँ पर क्या है उड़ीसा, और उसको उड़ीसा से जीआई टैग भी मिल चुका है। और इसका मेन काम क्या होता है इस हल्दी का मेन काम ये है कि भैया ये आपके जो भी जख्म होते हैं ना उनको हील कर देता है, उनको जल्दी से जल्दी ठीक कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंडामल हल्दी। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट दी कस्तूरी कॉटन। देखिए अब जो इंडियन कॉटन है इन द वर्ल्ड मार्केट इट विल बी नोन बाय द नेम कस्तूरी कॉटन, मतलब अब इंडिया ने अपनी कॉटन का एक ब्रांड बना दिया, जैसे एप्पल को एप्पल बोलते हैं ना उसी प्रकार से इंडियन कॉटन को कस्तूरी कहा जाएगा, ठीक है। इंडिया में चारों तरीके के कॉटन पाए जाते हैं, भले वो एशियन कॉटन हो, इजिप्शियन कॉटन हो, चाहे अमेरिकन कॉटन हो, ठीक है। अब कॉटन
एज अ क्रॉप की बात करते हैं। देखो जो कॉटन है वो खरीफ सीजन में उगाई जाती है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई। और कॉटन को उगने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में आप जानते होंगे, ये वॉल्केनिक ओरिजिन से बनी हुई सॉइल है जो कि मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू में फैली हुई है एक्सेप्ट तमिलनाडु, ठीक है। अब जिसकी वजह से क्या होता है कि इस सॉइल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सॉइल मतलब अच्छी अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड करता है और अ गुड अमाउंट ऑफ एयर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय दिस सॉइल, इसलिए यहाँ पर ये कॉटन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इसी को रगूर सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई बोल दे रगूर सॉइल में कॉटन उगता है सो दैट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। अब याद रखिएगा जब इसको उगाया जाता है उस टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली 20 से 28 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही साथ अप्रॉक्सीमेटली 55 से लेके 110 सेंटीमीटर की रेनफॉल शुड ऑल्सो बी अवेलेबल। और आखिरी में कम से कम आपको 180 दिनों की बिना बारिश की, बिना फ्रॉस्ट की मतलब आसमान चाहिए होता है। अदरवाइज थोड़ी भी फ्रॉस्ट हो जाएगी या फिर बारिश हो जाएगी ना तो पूरी आपकी जो फसल है ना दैट विल बी वेस्टेड, ठीक है। याद रखिएगा इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड बट सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, नॉट द फर्स्ट लार्जेस्ट बट सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। देखिए येलो रेड डिसीज होता क्या है, पहले आपको थोड़ा अपनी देसी भाषा में बताया जाता है। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारा गेहूं है, ठीक है। वीट की फसल होती है इस तरीके की, धान होती है। अभी देखो यहाँ पर आपको येलो दिख रहा होगा, है ना, तो इसी को येलो रस्ट डिसीज कहा जाता है। इससे क्या होता है कि जब ये जम जाता है पत्तियों के ऊपर तो ये लोग फोटोसिंथेसिस करना बंद कर देते हैं, अल्टीमेटली मर जाते हैं। आप देखो सिंपल सी बात है, एक जगह ये रस्ट लगा तो धीरे धीरे करके जितनी भी फसल है सब में ये रस्ट लग जाता है। तो इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर आवर फूड प्रोडक्शन एंड फूड सिक्योरिटी पर्पसेस। तो भाई रिसेंट में हुआ क्या है कि ये जो येलो रस्ट डिजीज़ है वो पंजाब और हरियाणा की कई क्रॉप्स में पाया गया, जो कि फार्मर्स के बीच में कंसर्न पैदा कर रहा है कि भैया हो सकता है कहीं ये पूरी फसल को ना हो जाए, ठीक है। अब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इट इज़ अ फंगल डिजीज़, ठीक है, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय अ फंगस विच इज़ कॉल्ड एज प्यूसिना, ठीक है, नाम याद रखना प्यूसिना। इसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ कि भैया ये फसल के ऊपर लग जाता है और फोटोसिंथेसिस करना बंद करवा देता है। उसके साथ ही साथ एक चीज़ याद रखिएगा कि ये मेनली कूल वेदर में ज़्यादा पाया जाता है। जहाँ पर ठंडी होगी वहाँ पर ये ज़्यादा पाया जाएगा, और जो ट्रॉपिकल रीजन्स हो गए जहाँ गर्मी होती है वहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है। सो विद दिस वी कंक्लूड आवर टुडेज लेक्चर। नाउ वी आर गोइंग टू मीट in the next lecture with some more stuff. Till that time, thank you and have a nice day and Jai Hind.